Good morning to all the students. As you know that JKSC has come up with a postmortem series under which we analyze the June 24 exam paper for CS Professional New Syllabus. So in this particular video, I'm going to discuss the paper of your paper 5 which talks about corporate finance. So I am here on behalf of JK Shah classes come up with corporate finance solutions June 24 examination. So as you know students के June 24 का पेपर खत्म हो चुका है and institute have not released the guidelines answer yet. But as per our analysis, what I can do in this video that I will tell you the ABC analysis of the chapters के कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे एग्जामिनेशन के अंदर एंड देन उसका आंसर्स आपको कैसे लिखना होगा जून का जो आंसर था उसमें हाउ यू कैन राइट एंड हाउ यू कैन डू इम्प्रूवमेंट. So in this particular video we are completely analyzing the paper of June 24. So without wasting any time, let's start. Yes. So this is our part 2 of आपका जो पेपर है कॉरपोरेट फाइनेंस एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें से आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 40 मार्क्स का है और आपका फाइनेंस 60 मार्क्स का है. सो पार्ट 2 आपका जो फाइनेंस है वो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमें डिस्कस करना है. जो पार्ट 2 में क्वेश्चंस है आपके क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 6A आपको यहाँ ऑप्शन है और ये 3 कंपलसरी क्वेश्चन थे. सो टोटल फंडिंग में आपको 3, 4, 5, 6 4 क्वेश्चंस आते जिसके अंदर ऑब्वियसली सब क्वेश्चंस हो गए. सो हम इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन करने वाले दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको पूछा गया है ICDR से. बिफोर प्रोसीड विद द एक्चुअल पेपर, फर्स्ट लेट्स एनालिस के जून 24 में आपका पैटर्न क्या था, आपके कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे. यस, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल. तो ये आपका एनालिसिस है फॉर जून 24 एग्जामिनेशन, जिसके अंदर आपका जो कॉरपोरेट फाइनेंस है सबसे पहला जो आपका चैप्टर 7 है सोर्सेस ऑफ फंडिंग, इट केम फॉर 5 मार्क्स, ओनली 1 क्वेश्चन. देन आपका चैप्टर 8 है रेजिंग ऑफ फंड फ्रॉम इक्विटी एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट, इट इज नथिंग बट आपका ICDR. सो इस पर्टिकुलर चैप्टर से इट वॉज 20 मार्क्स क्वेश्चन. देन आपका जो चैप्टर नंबर 9 है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उससे देर वॉज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, 0 मार्क्स. चैप्टर 10 आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का है, उसमें से 5 मार्क्स. चैप्टर 11 आपका AIF का है, प्राइवेट फंडिंग मींस आपका ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, उसके अंदर इट वाज 10 मार्क्स. आपका चैप्टर 12 नॉन फंड बेस बोनस इशू शेयर बेस एम्प्लॉय बेनिफिट, उसके अंदर 5 मार्क्स. आपका IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर 5 मार्क्स. आपका चैप्टर 14 रेजिंग ऑफ फंड फ्रॉम डेट एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट 15 marks. Again, that was practical questions.
मीन्स 15 मार्क्स के आपको एग्जाम के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे। देन आपका चैप्टर 15 फॉरेन इंस्टीट्यूशन 0 मार्क्स। आपका इंस्ट्रूमेंट से 5 मार्क्स, इंटरमीडिएरी से 5 मार्क्स सिंगल क्वेश्चन, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन से 0 मार्क्स नो क्वेश्चन। सो टोटल मार्क्स आपके हो गए विथ ऑप्शन इज 75, जिसमें से आप 15 माइनस कर दोगे तो आपका 60 मार्क्स का पेपर था। और ये उसका कंप्लीट एनालिसिस है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर पूछ चुका है जून 24 में, विच कैन हेल्प यू टू एनालिस द सीक्वेंस ऑफ द स्टडी फॉर December 24 examination. Students, any doubt you can tell me in the comment. ठीक है, so this is the final PDF for the suggested solutions for corporate finance June 24 examination. अब इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? Prax Limited is planning for IPO of 2 lakh shares at a price of 100 each, जिसका साइज होगा टोटल 2 करोड़ रुपीस। 2 लाख के शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100, 2 करोड़ का उनको अमाउंट आने वाला है। एज पर द ICDR रेगुलेशन, द ओवर अलॉटमेंट कॉम्पोनेंट कैन बी अप टू 15% ऑफ द IPO। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला क्या दिया है कि कंपनी यस, सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया है? कंपनी IPO ला रही है 2 लाख शेयर्स का, जिसका अमाउंट पर शेयर है आपका 100 रुपीज का। सो 2 लाख को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 100 से, सो इट विल कम अराउंड 2 करोड़ रुपीस। नाउ 2 लाख शेयर्स का 15% वो ग्रीन शू ऑप्शन के अंदर दे सकते। नाउ व्हाट इज ग्रीन शू ऑप्शन? ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है? इट इज नथिंग बट अ मैकेनिज्म फॉर अ प्राइस स्टेबलाइजेशन मेथड। अगर आपका शेयर्स का वैल्यू लिस्टिंग के दिन कम होता है एज कंपेयर टू IPO प्राइस, सो आप अपॉइंट करते हो स्टेबलाइजिंग एजेंट को, और स्टेबलाइजिंग एजेंट आपके शेयर्स जो थे आपने जो एक्सेस अलॉट किया उसे बाय करता है टू इंश्योर के मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे। अब अगर 2 लाख का 15% निकालूंगा मैं, सो इट विल कम अराउंड 30,000। 30,000 शेयर्स ओवर अलॉट हुए। द टोटल शेयर्स इशूड इन द IPO इज 2,30,000 शेयर्स। 2 लाख उसके और 30 के ग्रीन शू ऑप्शन, सो 2,30,000 शेयर्स। The proceeds received of 2 crore
are remitted to the company, while the proceeds from green shoe are parked in a special escrow bank account. Means अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो 2 लाख प्लस 30,000 इतना इशू किया। सो जो 2 करोड़ उनको आया और जो इनको 30,000 का था 30 लाख, ये 30 लाख आप रखते हो ग्रीन शू एस्क्रो अकाउंट में, और 2 करोड़ दैट विल बी रेमिटेड टू कंपनी बैंक अकाउंट। क्लियर है इतना? नाउ ड्यूरिंग द प्राइस स्टेबलाइजेशन पीरियड, if the share price drops below 100, the stabilizing agent would utilize the fund to buy these back shares from the open market. This give rise to 3 situations. First, where he managed to buy back all the shares, 5 marks. Where he managed to buy back none of the shares, 5 marks. Where he managed to buy back some shares, say 20,000, 5 marks. 5 marks के 3 क्वेश्चन दिए। अब इसका आंसर कैसे लिखोगे? फर्स्ट केस में बोल रहे कि अगर उसने सारे शेयर्स बाय कर लिया, मींस ये सिचुएशन अराइज कब होगा? ये सिचुएशन अराइज होगा अगर शेयर का प्राइस 100 रुपए से कम हो गया, तो उसे बाय करना होगा फ्रॉम द ओपन मार्केट। मींस इस केस में अमाउंट कहीं ना कहीं 100 से कम हुआ है, इसलिए बाइंग की नीड आई है और उसने सारे शेयर्स बाय करे। अब वो बाय करेगा शेयर्स को ओपन मार्केट से, और क्लियर है इतना? फॉर एग्जाम्पल ये शेयर्स थे प्रमोटर्स के, आपने बाय करा शेयर्स ओपन मार्केट से, और आप शेयर्स रिटर्न किसको करते हो? अगेन प्रमोटर्स को आप रिटर्न करते हो। बट ये शेयर्स बाय करने के लिए फंड कहाँ से आएगा? सो जब आपने ये शेयर्स मार्केट में इशू किया था, सो आपने उसका जो अमाउंट था दैट इज 30 लाख, या आपने किया था ग्रीन शू एस्क्रो अकाउंट में। सो ग्रीन शू एस्क्रो अकाउंट का अमाउंट को आप यूज करके शेयर्स बाय करोगे, और उसके बाद आप प्रमोटर्स को, लेंडर शेयर होल्डर को विद इन 2 डेज में शेयर्स रिटर्न करते हो। अगर इस बीच कुछ डिफरेंस आता है, सो डिफरेंस आपका IPEF अकाउंट में ट्रांसफर होता है। व्हाट इज IPEF? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड। इतना क्लियर है, बट इस आंसर को हम कैसे लिखेंगे वो इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, उसका आंसर है green shoe option means an option of allocating a shares in excess of the shares in the public issue as per regulation 57। ये हो गया उसका मीनिंग। मीन्स पहले आपने बताया कि ग्रीन शू ऑप्शन एक्चुअली होता क्या है, देन आप 15% इसमें अलॉट करते हो, वो आपने डिस्क्लोज करा। और आपने, आपका जो प्रोसीड्स था वो कहाँ ट्रांसफर होगा वो आपने बता दिया इस केस में। इस केस में आपने क्या लिखा है? वेयर ऑल द ग्रीन शू शेयर्स आर बॉट बैक। अगर आपने सारे शेयर्स बाय करे, फंड्स अवेलेबल इन अ ग्रीन शू एस्क्रो, ग्रीन शू एस्क्रो अकाउंट में जो फंड्स था आप से यूज करके शेयर्स बाय करते हो, और देन आप उसे रिटर्न करते हो लेंडर शेयर होल्डर्स को। फिर ओवर अलॉटमेंट 15% का होता है,
10, जो आपने शेयर्स बाय करा, आपने 30,000 का अलॉट किया मार्केट में, फिर आपने 30,000 का बाइंग किया। सो जो आपने बाइंग किया आप सेपरेट अकाउंट में मेंटेन करते हो। इट इज नथिंग बट ग्रीन शू डीमेट अकाउंट। ये अकाउंट ओपन होता है विथ इंटेंट टू कीप द शेयर्स एज परचेज बाय द स्टेबलाइजिंग एजेंट। ये अकाउंट आप ओपन करते हो विथ इंटेंट टू कीप अ शेयर्स। फिर ये शेयर्स थे लेंडर के, सो आप इस शेयर्स को रिटर्न कर दोगे लेंडर्स को विद इन 2 days। अगर कुछ डिफरेंस आता है देन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड में ट्रांसफर कर दो। एंड लास्ट इज योर कंक्लूजन। टोटल इस आंसर में अगर आप 8 पॉइंट लिखते हो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, मीनिंग क्या होता है उसका, बेसिक 15% का रूल है, देन प्रोसीड्स कहाँ से आएगा, कौन से अकाउंट मेंटेन करते हो, फिर कितने टाइम में रिटर्न करते हो, डिफरेंस कहाँ जाता है, एंड लास्ट कंक्लूजन। अगर आप इस फॉर्मेट में आंसर को लिखते हो देन यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स और 4.5 मार्क्स। देन आपका क्वेश्चन 3B, where he managed to buy back none of the green shoe shares। ये सिचुएशन अराइज कब होगी? 2 केस में। इफ द प्राइस डज नॉट फॉल्स, अगर प्राइस 100 के नीचे गिरा ही नहीं तो बाय क्यों करेगा वो। सेकंड, अगर प्राइस गिरा, इफ प्राइस फॉल्स बट रिकवर एट द लेटर स्टेज, अगर प्राइस कम हुआ बट आगे जाके रिकवर हो गया, सो उस केस में बाइंग का नीड नहीं है। अब इसे कैसे लिखना है? सेम फर्स्ट पॉइंट मीनिंग एंड देन सम इंट्रोडक्टरी लाइक 15%। फिर ये सिचुएशन अराइज कब होती है? अराइज होती है अगर आपका प्राइस डजंट फॉल below the issue price, or if the share price falls below the issue price but the seller is not able to find any seller in the open market, means इसको कर दो stabilizing agent, that stabilizing agent is not able to find any seller, means मार्केट में प्राइस तो कम हुआ है बट सेलर नहीं मिल पा रहे, या कम हुआ था बट आगे जाके रिकवर हो गया फिर भी सेलर नहीं मिल पा रहे। सेलर नॉट अवेलेबल। फिर इन द अबव सिचुएशन देयर इज नो नीड फॉर द एजेंट टू इंडल्ज इन द प्रोसेस, बट जो आपने मार्केट में 30,000 शेयर्स लेंडर से लेके एक्सेस अलॉट किए थे, सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो शेयर्स को लेंडर को रिटर्न करो। सो इन दैट केस कंपनी फ्रेश इशू करती है किसे? स्टेबलाइज एजेंट को, कि वो शेयर्स लेंडर को दे दे। अब कंपनी फ्रेश इशू कर रही है स्टेबलाइजिंग एजेंट को, सो फंड कहां से आएगा? फंड आएगा आपका ग्रीन शू एस्क्रो अकाउंट से। ग्रीन शू एस्क्रो अकाउंट से फंड आएगा, कंपनी शेयर्स इशू करेगी, ग्रीन शू एस्क्रो से डेबिट होगा अमाउंट, शेयर्स मिलेंगे एजेंट को और एजेंट फर्दर लेंडर को 2 days के अंदर शेयर्स रिटर्न कर देगा। क्लियर है? लास्ट पॉइंट इज योर ऑल टाइम कंक्लूजन। कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है आप स्टार्टिंग में आंसर के पहले लिखो कि उसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग देन कंटेंट एंड लास्ट आपका 3-4 लाइन का कंक्लूजन जो इंपॉर्टेंट है।
फिर आंसर 3C, where he managed to buy back some of the shares, means स्टार्टिंग में प्राइस फॉल तो हुआ तो उसने बाय कर लिया, बाद में प्राइस बढ़ गया तो वो टाइम उसने बाय नहीं किया। सो कितना बाय किया? 20,000 शेयर्स बाय किया आउट ऑफ 30,000, मीन्स 10,000 नॉट बाय। 10,000 बाय नहीं कर पाया बिकॉज वो टाइम डिमांड इंक्रीज हो चुका था। अब इसका सेम ये हो गया आपका मीनिंग एंड 15% का रूल जो हर आंसर में कॉमन रहेगा। फिर ये सिचुएशन अराइज कब होती है? इन एन इवेंट वेयर द शेयर प्राइस ड्रॉप इन द इनिशियल स्टेजेस बट रिकवर थ्रू द लेटर स्टेजेस, मीन्स प्राइस कम तो हुआ इनिशियल में बट वो रिकवर हो गया एट लेटर स्टेजेस। इन दिस सिचुएशन स्टेबलाइजिंग एजेंट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी to return the 30,000 shares to the lending shareholders। 30,000 shares की जिम्मेदारी है, वेर ही बाय ओनली 20,000, मीन्स मार्केट से 20 तो आ गया बट रिटर्न आपको 30,000 पूरा करना है। तो अब डिफरेंशियल कितना डिफरेंस हो गया? 10,000। 10,000 का डिफरेंशियल आप ऐड कर दोगे 20 में और रिटर्न करोगे प्रमोटर्स को या लेंडर्स को। अब डिफरेंस वाला शेयर्स कहां से आएगा? सो ये डिफरेंशियल शेयर्स आपको आता है, कंपनी आपको फ्रेश इशू करती है, फिर आप इस फ्रेश इशू के शेयर्स को लेके लेंडर को उनका देते हो और आपकी ऑब्लिगेशन फिर खत्म होती है। अगर कुछ सरप्लस आया तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड के अंदर जाएगा। लास्ट इट कैन बी सेड दैट द लायबिलिटी टू रिटर्न द शेयर्स आर स्टिल इन द हैंड्स ऑफ स्टेबलाइजिंग एजेंट। द कंपनी वुड इशू न्यू शेयर्स टू द लेंडिंग शेयर होल्डर्स इन द सेम केस by using funds in a green shoe escrow। जो फंड ग्रीन शू एस्क्रो में रखा है वो यूज करके कंपनी 10,000 शेयर्स इसे इशू करेगी एजेंट को, देन एजेंट फर्दर लेंडर को ट्रांसफर करता है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3 आपका जून 24 में। देन क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर फर्स्ट है स्वादा लिमिटेड इज अ वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी विच वांट्स टू इशू इक्विटी शेयर विद डीवीआर इन फ्यूचर। इन दिस रिगार्ड एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स। चैप्टर 7 से क्वेश्चन आया है। इसमें भी मैनी ऑफ यू विल डू के आप डायरेक्टली आंसर स्टार्ट कर दोगे कि रूल में क्या दिया है, बट ऐसा मत करना। फर्स्ट ऑब्वियसली राइट के डीवीआर होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है? डीवीआर मींस आप सुपीरियर राइट किसी को इशू कर रहे हो। सेक्शन 43 के अंदर दिया है, रूल 4 के अंदर दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है उसका मीनिंग। Before starting the content, it is always advisable, always recommendatory कि आप उसका मीनिंग लिखो और मीनिंग के बाद आप एक्चुअली उसका कंटेंट को स्टार्ट करो। सेक्शन 43 रूल 4 क्या दिया है? फर्स्ट, ऑथोराइजेशन इन आर्टिकल, मीन्स आपका आर्टिकल में अथॉरिटी होनी चाहिए टू इशू विथ डीवीआर। Passing of ordinary resolution is by ordinary resolution, means आपको OR पास करना होगा इन जनरल
मीटिंग। फिर लिमिट फॉर वोटिंग पावर, जो आपका वोटिंग पावर है दैट शुड नॉट एक्सीड द 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। मीन्स किसी भी शेयर के ऊपर आप 74% के ऊपर का वोटिंग राइट नहीं देते हो। क्यों? ताकि सामने वाले को कंट्रोल नहीं मिले। नो डिफॉल्ट्स, कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिटर्न्स, 3 financial years immediately preceding the year in which you are decided to issue। सपोज आपने 23-24 में इशू किया, प्लानिंग किया इशू का, सो उसके प्रीसीडिंग 3 years 22-23, 21-22 एंड 20-21, इन पिछले 3 सालों में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स का डिफॉल्ट नहीं किया हो। कंपनी हैज नो सबसिस्टिंग मीन्स एग्जिस्टिंग, कोई एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं है इन डिक्लेयर्ड डिविडेंड, रिडम्पशन और इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट्स। कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं करा इन द डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल कमर्शियल बैंक। बट आप इश्यू कर सकते हो डीवीआर अगर आपका डिफॉल्ट यू हैव रेक्टिफाई एंड 5 years हैव लैप्स्ड। मीन्स आपका डिफॉल्ट 23-24 में रेक्टिफाई हो गया, इसके 5 सालों बाद, 5 साल खत्म हो गए इसके बाद, तो आप इशू कर सकते हो डीवीआर। कंपनी को ट्रिब्यूनल से, कोर्ट से, इन सब लॉस के अंदर पेनल्टी नहीं लगी हो। कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल इनटू डिफरेंशियल राइट, इट इज नॉट पॉसिबल। मींस आप एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल को डीवीआर में नहीं कर सकते। इसका मीनिंग क्या है? इसका एग्जाम्पल है टाटा मोटर्स। अगर आप टाटा मोटर्स का देखोगे तो उनका नॉर्मल शेयर अलग है, उनका डीवीआर अलग है। उनका नॉर्मल शेयर का आईएसआईन नंबर अलग है, उसका डीवीआर का नंबर अलग है। तो बीएससी की वेबसाइट पे आपको दोनों का दिख जाएगा टाटा मोटर्स में। सो आप देखना कि उनका डीवीआर अलग है और उनका नॉर्मल शेयर भी अलग है। मींस आप एग्जिस्टिंग शेयर को डीवीआर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करो। एंड लास्ट जो बोनस शेयर्स हो गया, राइट शेयर्स, उसका भी आपको इंटाइटलमेंट मिलता है। फिर ये देयरफॉर अकॉर्डिंगली Swada Limited wants to issue DVR. Thus, my advice to the said company would be as per Rule 4। मैं एडवाइस करूंगा एज पर रूल 4। ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर में। इट सी द प्रोफेशनल फॉर्मेट, प्रोफेशनलिज्म क्या इस फॉर्मेट का आंसर का ऐसा होना चाहिए। देन 4B, which entities are exempted from registration under SEBI investment advisor regulation, means chapter 17। इसको एग्जेम्पशन दिया है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होता कौन है? ऐसा पर्सन जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रोवाइड करता है। ठीक है, बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइस। बट किस किस को उन्होंने एग्जेम्प्ट किया है? सेबी ने किसे एग्जेम्प्ट किया है? सो इसका आपको रेगुलेशन 4 ऑफ इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन के अंदर इसका डिटेल आपको दिख जाएगा। रेगुलेशन नंबर 4 के अंदर पूरा लिस्ट दिया है कि किन किन को सेबी ने एग्जेम्प्ट किया है। द फर्स्ट इज एनी पर्सन
जो जनरल कमेंट्स दे रहा हो गुड फेथ में, विच डू नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर सिक्योरिटीज, या तो ये सारे लोग बिकॉज ये कहीं किसी और के अंदर ऑलरेडी रेगुलेटेड है, इंश्योरेंस, पेंशन, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ म्यूचुअल फंड्स, एडवोकेट, इंश्योरेंस का है आपका IRDAI, इनका है PFRDA, इनका है आपका AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, इनका आपका है बार काउंसिल, इनका है ICAI, ICSI, ICWAI, एक्चुरियल, स्टॉक ब्रोकर पोर्टफोलियो के लिए सेपरेट रेगुलेशंस है सेबी के, फंड मैनेजर के लिए सेपरेट रेगुलेशंस है, एंड लास्ट, any person who provides investment advice exclusively to a clients based out of India। अगर आप एडवाइस दे रहे हो ऐसे क्लाइंट को जो आउट ऑफ इंडिया है, सो आप एग्जेम्प्ट हो, बट अगर आप NRI को और PIO को दे रहे हो, सो यू आर कम अंडर द प्रोविजन। नेक्स्ट इज 4C 4C, what do you understand by the IPO? State the eligibility requirements। अगेन चैप्टर 8 ICDR सिंपल क्वेश्चन है कि क्या क्या होती है एलिजिबिलिटी। फर्स्ट इज IPO होता क्या है, मींस आप सिक्योरिटी इशू करते हो, कौन, अनलिस्टेड इशूअर। देन इसका मीनिंग हो गया यहाँ पे। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फर्स्ट इज द नेट टेंजिबल एसेट शुड बी एटलीस्ट 3 crore on a restated and consolidated basis in preceding 3 full years, which is not more than 50% held in monetary term। means टोटल एसेट का 50% से ऊपर मॉनिटरी टर्म्स में नहीं होना चाहिए। अगर है, इफ मोर देन 50% आर हेल्ड इन अ मॉनिटरी टर्म्स, आपको फॉर कमिटमेंट देना होगा दैट यू विल यूटिलाइज द एक्सेस एसेट इन द बिजनेस। आपका अगर 50% के ऊपर है, सो आप फर्म कमिटमेंट दो के आप उसे बिजनेस के अंदर यूज कर दोगे। एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 15 crore ड्यूरिंग 3 preceding year with ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन ईच ईयर। मींस एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी चाहिए लास्ट 3 सालों का, और हर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी होना चाहिए। नेटवर्थ 1 crore इन ईच ईयर, मीन्स हर साल नेटवर्थ 1 crore चाहिए। अगर आपने नाम चेंज करवाया विद इन लास्ट 1 year, एटलीस्ट 50% रेवेन्यू शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द एक्टिविटी इंडिकेटेड बाय अ न्यू नेम इन लास्ट 1 year। आपने नाम चेंज करवाया, सो न्यू नाम से बिजनेस किया, उसका 50% रेवेन्यू वो एक्टिविटी से आना चाहिए। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन 5, कंप्लीटली प्रैक्टिकल्स है, इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल्स पूछे गए हैं। यस, सो स्टूडेंट्स इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल्स दिए। फर्स्ट आई एम रीडिंग, आपको बैलेंस शीट दी है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस, MPBF करेक्ट, अंडर 3 methods as per Tandon committee, the total core current asset is 30 lakhs। अब अगर बात करूं मैं टंडन कमेटी की, सो टंडन कमेटी ने
आपको तीन मेथड दिए हैं निकालने के लिए कि आपको कितना लिमिट सैंक्शन हो सकता है, कितनी बोरोविंग आपकी एक्सेस में, कितनी आपकी एक्चुअल लिमिट थी। एक है आपका मेथड वन, एक है आपका मेथड टू और एक है आपका मेथड थ्री। मेथड वन के अंदर आपका जो अमाउंट है it should be calculated as 75% of current asset minus current liability. What is current asset? Short term asset which are liquidity in nature. Current liability means short term borrowing. ये हो गया मेथड वन। मेथड टू इज 75% of current asset माइनस करंट लाइबिलिटी मीन्स करंट एसेट का 75% निकालो, उसके बाद माइनस करो करंट लाइबिलिटी के साथ। मेथड थ्री में 75% निकालो बट करंट एसेट में से कोर करंट एसेट को माइनस करो, फिर निकालो 75%, उसके बाद माइनस करो विथ योर करंट लाइबिलिटी। सो ये हो गया आपका मेथड नंबर थ्री। मेथड वन इज 75% ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। मेथड टू इज 75% ऑफ करंट एसेट फिर माइनस करो लाइबिलिटी। थर्ड मेथड इज 75% ऑफ करंट एसेट माइनस कोर करंट एसेट, जो फिगर आएगा उसको माइनस करो विथ करंट लाइबिलिटी। क्लियर है तीनों मेथड? लेट्स सी इसका आंसर कैसे लिखोगे आप, बताओगे तीनों मेथड क्या होते हैं पहले। इन शॉर्ट आप इसका फॉर्मूला भी लिखोगे तो भी सफिशिएंट है, बट एक्सप्लेन करो कि ये मेथड इंट्रोड्यूस किसने किया और इसके कौन कौन से मेथड्स है। इतना भी आप लिखोगे एग्जाम के अंदर, सो आपका पेपर विल बी डिफरेंट एज कंपेयर टू अदर्स। अब हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस, ये आपका प्रेजेंटेशन है कि आंसर आप प्रैक्टिकल को अटेम्प्ट कैसे करोगे। फर्स्ट करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट में क्या क्या आता है? फिक्स एसेट आएंगे, नो। रॉ मटेरियल, यस। WIP, यस। फिनिश गुड्स, यस। डेटर, यस। कैश बैंक, यस। तो आप इसे ऐड करोगे, जो आएगा 480। करंट लाइबिलिटी में इक्विटी शेयर, नो। रिटेन अर्निंग, नो। डिबेंचर, नो। पब्लिक डिपॉजिट शॉर्ट टर्म, यस। ट्रेड क्रेडिटर्स, यस। बिल्स पेबल, यस। 280। करंट एसेट आपके हो गए 480, करंट लायबिलिटी हो गई आपकी 280। अब एस पर मेथड वन, एस पर मेथड टू, एस पर मेथड थ्री। फर्स्ट इज 480 में से 280 को माइनस करो और करो 75%, आएगा 150। सेकंड में 480 का 75% निकालो और माइनस करो 280, सो आएगा 80। थर्ड में 480 में से 30 को पहले माइनस करो, अब 30 कहां से आया, तो याद दिया है लास्ट में, द टोटल कोर करंट एसेट इज 30 लैक्स। 480 में से 30 माइनस हुआ 450। 450 का 75% करो, 337.5 आएगा, उसमें से माइनस करो 280, तो आएगा आपका 57.5।
टू अवॉइड इनकंसिस्टेंसी आप अमाउंट को ऐसे लिख सकते हो, बट ऊपर ये लिखना इंपॉर्टेंट है इन लैक्स, के आपने जो लिखा है सारा फिगर इन लैक्स में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप नीचे अगर लैक्स के जीरो नहीं लगाते हो तो बेटर है, इससे आपका प्रेजेंटेशन अच्छा दिखता है। क्लियर है आंसर? नेक्स्ट इज 5B, कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग साइकिल नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर दिया है कि हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये रोहन नाम के पर्सन ने गुड्स सप्लाई करा सोहम को। नाउ सोहम के पास रॉ मटेरियल आ गया। अब सोहम इस रॉ मटेरियल को पहले होल्ड करेगा अपने पास, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। उसके बाद सोहम वर्क इन प्रोग्रेस करता है, उससे आगे मैन्युफैक्चरिंग करेगा, वर्क इन प्रोसेस कन्वर्जन पीरियड। फिर सोहम इसका फिनिश गुड्स रेडी करेगा, दैट इज फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड। उसके बाद सोहम अपना गुड्स सेल करेगा डेटर्स को, ठीक है, सेल करेगा और उनसे अमाउंट लेगा। मे बी वो क्रेडिट पे सेल करे, फिर उसको अमाउंट आने वाला है डेटर से, डेटर्स कलेक्शन पीरियड। फिर जो अमाउंट आएगा सोहम रोहन को रिटर्न कर देगा, दैट इज क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। तो एक रॉ मटेरियल को आने से उसको मैन्युफैक्चर करना, उसको बेचना, उसकी इनकम लेटर से लेना और क्रेडिटर को रिटर्न करना, ये पूरे साइकिल को कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। जितनी ऑपरेटिंग साइकिल कम रहेगी उतना बेटर है, बिकॉज उतना फास्ट आप कैश रिकवर कर लेते हो। लेट्स सी कि इन्होंने क्या पूछा है। इन्होंने हमें दिया है रॉ मटेरियल कंज्यूम और एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। सबसे पहले विल कैलकुलेट रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। इसका फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन रॉ मटेरियल कंज्यूम मल्टीप्लाई बाय 360 डेज। कुछ अज्यूम नहीं, कुछ बोला नहीं है, आई अज्यूम इट इज 360 डेज। नो बोला गया, यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ डेज 360, सो आप लोगे 360 डेज। नाउ 5 लाख स्टॉक था, आपने कंज्यूम कितना किया? 50,000 स्टॉक था एवरेज, आपने कंज्यूम किया 6 लाख, मल्टीप्लाई 360, इट इज 30 डेज। सेकेंड, हाउ टू कैलकुलेट द वर्क इन प्रोग्रेस? एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस अपॉन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाई 360, 21.6। हाउ टू कैलकुलेट फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड? एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 360, 18। फिर डेटर्स का अमाउंट टाइम हमें ऑलरेडी दिया है, सो हम इसे कंसिडर
नहीं करेंगे, मीन्स हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर नहीं दिया होता सो आप इसे कैलकुलेट करते। दैट इज एवरेज डेटर अपॉन क्रेडिट सेल। अगर नहीं दिया होता एवरेज डेटर अपॉन क्रेडिट सेल्स ये होता निकालने का, बट इस क्वेश्चन के अंदर हमें ऑलरेडी दिया है। इससे ऐड करो, इट विल कम 114.6, लेस करो क्रेडिट पीरियड अवेल, 30 डेज का टाइम था आपका क्रेडिट पीरियड, उसको लेस करो, इट कम 84.6, मीन्स 84.6 डेज लगता है आपको पूरा गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसका कैश रिकवर करने के लिए। ये हो गया ऑपरेटिंग साइकिल। अब नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स योर अपॉन नेट ऑपरेटिंग साइकिल, इसका ये है फॉर्मूला। योर अपॉन नेट ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स 360 डेज थे ईयर में, वो हो गया डिवाइडेड बाय 84.6 मीन्स 4.25 साइकिल, मीन्स एक साल में आपका ऐसे 4 साइकिल अप्रोक्स चलते, 4.25 साइकिल्स ऐसे चलते हैं आपके। फिर कंक्लूजन लिखना बेटर है। क्वेश्चन नंबर सी बोलता है दैट गैलेक्सी लिमिटेड इज अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, इट वुड लाइक टू परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेस अंडर एलसी as well as other countries. Calculate the limit for LC. लिमिट निकालो फॉर एलसी का। लिमिट होता क्या है, ऐसा अमाउंट जो बैंक गारंटी ले रहे कि वो पे करेगा एलसी के। एलसी में जो लिखा है बैंक पे करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ इंपोर्टर और परचेजर। मीन्स बैंक ये अमाउंट पे करेगा। अब इसके अंदर डिटेल्स दिया है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द एलसी। द फर्स्ट इज एस्टिमेटेड रॉ मटेरियल परचेज आपने किया वो इररेलेवेंट है, बिकॉज हमें निकालना है आपने एलसी के थ्रू कितना किया। सो ये वाला क्वेश्चन जो था फर्स्ट वाला इररेलेवेंट। सेकंड दिया है आपने इंपोर्ट कितना किया एलसी से, सो 29.60 मीन्स अगर इतना आपने इंपोर्ट किया मीन्स 432 करोड़ में से आपने इतना इंपोर्ट किया, सो आपने इसका माइनस कर दो। 432 में से 129.60 माइनस करोगे, सो आपको जो फिगर आएगा वो आपने डोमेस्टिक सोर्सेस से बाय किया। इट इज नथिंग बट 302.4। फिर आपका लीड टाइम क्या था, आपका गुड्स को स्टार्टिंग सेंड करने का पूरा टाइम, ट्रांजिट मीन्स सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का टाइम, और कितना क्रेडिट पीरियड अवेलेबल है। सो डोमेस्टिक का अलग निकालो, इंपोर्ट का अलग निकालो। डोमेस्टिक का हो गया 1.5, 1.5 2 5 मंथ्स। इंपोर्ट का हो गया 2.5, 2.5 5 10 मंथ्स। अब इसके अंदर आपको जो अमाउंट है ये आपको आया है इन ईयर, आप इसे कन्वर्ट करते हो इन मंथ। 302.4 डिवाइड बाय 12, 129.60 डिवाइड बाय 12। आप
मंथ में कन्वर्ट करते हो, दैट इज 25.2 10.8। फिर ये सारे मंथ आप ऐड करोगे, फिर ये जी और सी मल्टीप्लाई बाई जी करोगे, सो ये आपका आएगा लेटर ऑफ क्रेडिट का लिमिट। एक बार वीडियो पॉज करके इस फॉर्मेट को गो थ्रू कर लो कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में फिर से आया, सो आपका फॉर्मेट प्रेजेंटेशन क्या रहेगा। वर्किंग नोट आपको डिस्क्लोज करना है प्रॉपरली स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। उसके बाद आपका है क्वेश्चन 6 और 6 के अंदर बोला है एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग स्पेशल सिचुएशन फंड नोटिफाइंग सेबी AIF अमेंडमेंट रेगुलेशन 2022। मीन्स AIF का क्वेश्चन दिया है, चैप्टर 12 का क्वेश्चन है, सॉरी इट इज ऑफ चैप्टर 11। चैप्टर 11 का क्वेश्चन दिया है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का। स्पेशल सिचुएशन फंड होते कौन है? ऐसे फंड जो कहा इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशल सिचुएशन एसेट्स। स्पेशल सिचुएशन एसेट में ये फंड इन्वेस्ट करते। ठीक है, मीनिंग लिख दिया मैंने। इसका चैप्टर 3B है AIF का, जो बात करता है स्पेशल सिचुएशन फंड से। फिर ये लोग इन्वेस्ट करते हैं स्पेशल सिचुएशन एसेट में, और कहा नहीं करते, एसोसिएट में नहीं करते, या ऐसे यूनिट जिसपे जहाँ पे मैनेजर और स्पॉन्सर कौन है, हमारे SSF के मैनेजर स्पॉन्सर, अगर वहीं पे मैनेजर एंड स्पॉन्सर है, या हमारे स्पॉन्सर मैनेजर के एसोसिएट वहां पे मैनेजर एंड स्पॉन्सर है। फिर ये अमेंडमेंट था, इनका कॉर्पस चाहिए 100 करोड़, इन्वेस्टमेंट वैल्यू चाहिए 10 करोड़ की, अक्रीडेटेड इन्वेस्टर से ले सकते हैं 5 CR, एम्प्लॉय से ले सकते हैं 25 लैक्स। ये हो गया स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के आंसर। आप कौन से फॉर्मेट में लिखोगे? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है कॉर्पस क्या है, आपको मालूम है इन्वेस्टमेंट कहाँ नहीं करते, बट फॉर्मेट क्या रहेगा, कौन से फॉर्म में आप आंसर लिखोगे, वो इंपॉर्टेंट है। देन 6B जो बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स बाय इन्वेस्टमेंट मैनेजर अंडर सेबी इनोवेट रेगुलेशन। चैप्टर नंबर 10 से क्वेश्चन दिया है, इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड, डाइवेस्टमेंट का रिकॉर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन जो डिक्लेयर किया उसका रिकॉर्ड, कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर जो आपने बाकी लोग को अपॉइंट किया उसका एग्रीमेंट, इसके अलावा ग्रीवियंसेस कुछ थे यूनिट करके उसका डिटेल्स, ये सारा मेंटेन करता है इन्वेस्टमेंट मैनेजर। इन्वेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट्स, एग्रीमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन, इंश्योरेंस पॉलिसी, फिर आपका इशू एंड लिस्टिंग के डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम, आर्टिकल, डिस्ट्रीब्यूशंस आपने कौन सा किया था, वैल्यूएशन रिपोर्ट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स, यूनिट होल्डर ग्रीवियंसेस। ये हो गया आपका आंसर का फॉर्मेट। अब क्वेश्चन 6C के अंदर क्या पूछा है, फैक्टर्स टू बी कंसिडर बाय द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी फॉर अ सक्सेसफुल रोड शो। रोड शो होता क्या है? क्रिएटिंग अवेयरनेस amongst
इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के आपस में अवेयरनेस क्रिएट करना, बाहर जाके सेशंस करना, सेमिनार कंडक्ट करना, रिसर्च एनालिस्ट उसमें आता है, इन्वेस्टर्स आते हैं, कंपनी आती है, इट इज नथिंग बट अ रोड शो। सो कौन से फैक्टर्स आप कंसिडर करते हो फॉर अ सक्सेसफुल रोड शो, तो उसके अंदर आपको दिया है you have to prepare a corporate bill, includes brief about the company, आपकी कंपनी कौन सी प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है, आपका एक्सपांशन का ओवरव्यू क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल क्या है, आईपीओ प्राइस कौन से बेसिस पे आया था, ठीक है, प्लांट विजिट भी आप ऑर्गेनाइज करा सकते हो। ये हो गया इसका आंसर। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 6A। सबसे पहला दिया है व्हाट आर द प्री इशू फॉर्मेलिटीज अंडर रेगुलेशन 28(1) of the SEBI listing obligation disclosure requirement for ASPS, stock option scheme, stock appreciation right scheme, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। इसके अंदर प्री इशू फॉर्मेलिटीज क्या है? फर्स्ट इज आपका सर्टिफाई कॉपी होना चाहिए स्टॉक ऑप्शन का, परचेस का, सार का, रिटायरमेंट का, जो सर्टिफाई करता है कंपनी सेक्रेटरी, सर्टिफाई कॉपी। सेकंड आपका सर्टिफाई कॉपी जो आपने स्टॉक एक्सचेंज में फाइल किया वो भी होना चाहिए। उसके बाद आपका नोटिस का सर्टिफाई कॉपी, फिर नोटिस में आपने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया उसका भी सर्टिफाई कॉपी, नोटिस एसआर पास किया उसका भी कॉपी, फिर सर्टिफिकेट ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिटर और मर्चेंट बैंकर, ये दोनों का सर्टिफिकेट भी चाहिए आपको। प्रमोटर्स का लिस्ट चाहिए, एम्प्लॉइज का डिटेल जिन्हें ऑप्शन ग्रांट हुआ है एक्सेस ऑफ 5% या एक्सीडिंग 1% ऑफ इशूड कैपिटल, लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट और लास्ट स्पेसिफिक कॉपी ऑफ शेयर। सो ये सारा डिटेल्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए मैंडेटरी है। नेक्स्ट इज what are the conditions to become an angel investor under SEBI Venture Capital Fund Regulation 1996? अभी इसका क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है बिकॉज नाउ देर इज नो VCF रेगुलेशन। VCF का प्रोविजन मर्ज होके आ चुका है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में, और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर चैप्टर 3A में एंजल इन्वेस्टर के बारे में दिया है कि एंजल इन्वेस्टर होते कौन है, बट एज पर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंड नॉट एज पर वेंचर कैपिटल फंड। तो इसमें आएगा चैप्टर 3A कवर करता है, होते क्या है, ऐसे लोग जिसका नेट टेंजिबल एसेट शुड बी 2 करोड़ excluding the principal residence and who has early stage experience, serial entrepreneur or senior management professional. Early stage experience means investment experience in startup or SME venture. Serial entrepreneur means
प्रमोटर या को प्रमोटर ऑफ मोर देन वन स्टार्टअप। फिर अगर आप बॉडी कॉरपोरेट हो सो उस केस में आपका नेट वर्थ चाहिए 10 करोड़ का। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट लो सो आप एंजल इन्वेस्टर बन सकते हो। इसका मीनिंग यहाँ पे दिया है। स्टूडेंट में प्लीज नोट दैट नाउ देयर इज not any regulation named as SEBI Venture Capital Fund Regulation. Thus, the provisions of Angel Fund came into SEBI AIF regulation. Last is, what are the eligibility criteria and minimum subscription requirement to make initial public offer in terms of IFSCA? मीन्स चैप्टर 13 का दिया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। फर्स्ट, आप इसके अंदर आईपीओ कर सकते हो अगर आपका ऑपरेटिंग रेवेन्यू कितना है, $20 मिलियन। Operating revenue should be $20 million. Average pre-tax profit should be $1 million. Average pre-tax profit $1 million होना चाहिए आपका इन प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। और ये इन द प्रीसीडिंग ईयर मीन्स ये इन प्रीसीडिंग ईयर और ये इन 3 प्रीसीडिंग ईयर्स। प्लस द इशूअर शैल कमेंस अ बिजनेस एटलीस्ट 3 years prior to the date of filing of prospectus. Business age should be 3 years. इसके अलावा आप लिख सकते हो द इशूअर शैल बी एलिजिबल इफ दे ऑपरेट एज पर द लॉ formed as per the constitution and run as per the bylaws constitution और लॉ ये आपको कंप्लाई करना है, ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हो। प्लस इसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन है 75%, जो जनरली 90% होता है बट यहां पर है 75%। and the minimum subscriber shall be 200, जो होता है ICDR में आपका मिनिमम 1000, यहाँ पे है 200। क्लियर है स्टूडेंट्स? एनी डाउट इन द एंटायर पेपर यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स और कमेंट यू कैन आस्क इन कमेंट। ये हो गया अपना एनालिसिस फंडिंग का के पेपर था, ये आपको लिखना कैसे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्जाम्स। एग्जाम्स में आप आंसर कैसे लिखोगे? फर्स्ट, ऑलवेज इन पॉइंटर्स। ट्राई करो कि हर आंसर आपका पॉइंट वाइज हो, 1 2 3 4 5 6। देन लीव 1 लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स। कोई कोई स्टूडेंट्स की राइटिंग ऐसी होती है कि हमें समझता नहीं कि उनका पॉइंट नेक्स्ट है या वो कंटिन्यू कर रहे। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एक लाइन को छोड़ दो देन आप नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यू करो। थर्ड इज, एंड द
इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन, बिकॉज प्रेजेंटेशन इम्पॉर्टेंट इसीलिए बिकॉज प्रेजेंटेशन के ऊपर मार्क्स काफी घटते हैं स्टूडेंट्स के। थर्ड इज हाईलाइट द कीवर्ड्स, जितना कीवर्ड हो सके, रेगुलेशन नंबर, रूल नंबर, इंपॉर्टेंट लिमिट्स, केस लॉ, फैक्ट्स, ये सारी चीज को हाईलाइट करो। फोर्थ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है अपने राइटिंग में, दैट इज मीनिंग। हर आंसर को स्टार्ट करने से पहले 2-3 लाइन में उसे एक्सप्लेन करो कि वो चीज होती क्या है। ग्रीन शू ऑप्शन है क्या, उसके बाद आप लिखो 15% होता है, ये फैक्ट्स है, बट फर्स्ट मीनिंग एंड लास्ट conclusion is mandatory in every question। प्रैक्टिकल्स को, न्यूमेरिकल्स को हमेशा टेबल फॉर्मेट में अटेम्प्ट करो, टेबल बना के। और इसी में आप जब टेबल बनाओगे सो इसी के अंदर ट्राई करो कि आप वर्किंग नोट भी दो, जितना पॉसिबल हो सके वर्किंग नोट दो और डिस्क्लोज के आपका अमाउंट आया कैसे। वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जितना आपको आंसर के अंदर पूछा है उतना ही लिखो, ज्यादा इररेलेवेंट कंटेंट मत लिखो। आंसर की रेलेवेंसी इंपॉर्टेंट है, कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। आंसर का जो आप लिख रहे हो रेलेवेंसी कितनी है वो इंपॉर्टेंट है, आप कितना भर रहे हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। जितना आप लिख रहे हो क्या वो क्वालिटी है, सफिशिएंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट। लास्ट इज केस स्टडी। अगर केस स्टडी आता है सो उसे अटेम्प्ट करो इन प्रोविजन, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन। इसी फॉर्म में आप अटेम्प्ट करोगे केस स्टडी को। अब नेक्स्ट है हाउ टू अप्रोच फॉर द कॉरपोरेट फाइनेंस। आप इस पेपर कैसे पढ़ोगे, एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। फर्स्ट, you should have the handwritten notes ready for all the chapters। चैप्टर नंबर 7 से लेके 18 तक आपके हैंड रिटन नोट रेडी होने चाहिए। आपको मॉड्यूल रीड नहीं करना पड़े, ये आपका फर्स्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। सेकंड, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करो, जितना प्रैक्टिस करोगे यू विल डू मोर इंप्रूवमेंट। फिर सीक्वेंस मैटर करता है। सो मैंने आपको ये जून का सीक्वेंस दिया है, आप इसे फॉलो करके अपना सीक्वेंस बना सकते हो कि व्हाट शुड बी योर अप्रोच फॉर डिसम्बर। राइटिंग प्रैक्टिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पे डेली 2 to 4 आंसर लिखो कॉर्पोरेट फाइनेंस के। जब आप सेल्फ स्टडी के लिए बैठोगे तो वो टाइम आप एटलीस्ट 2 to 4 आंसर्स कवर करो। आपका सिलेबस आप 3 टाइम्स कर लो। और लास्ट इज नथिंग बट प्रिपेयर माइंड मैपिंग 3 टाइम एंड 1 टाइम एट 1 डे प्रिपेयर। और लास्ट है आपका माइंड मैपिंग। इट इज very important to cover the entire chapter in just 3 to 4 pages। Let me show you। Let me check that how you have to do the mind mapping। It is like this, I hope the screen is visible। So you have to do माइंड मैपिंग लाइक ICDR रेगुलेशन का ये माइंड मैपिंग है। इसके अंदर आपका एलिजिबिलिटी क्या है, जनरल कंडीशंस क्या है,
कौन कौन एलिजिबल नहीं है, ऑफर फॉर सेल क्या है, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन क्या होता है, लीड मैनेजर के क्या रोल है, देन उसके बाद लीड मैनेजर यहाँ पर भी दिया है, फिर वारंट्स के क्या प्रोविजंस है, इसके अलावा आपका डिफरेंशियल प्राइसिंग क्या है, कॉम्पिटिटिव बेसिस क्या है, प्राइस बेंड क्या है, मॉनिटरिंग एजेंसी क्या है, ये आपका एग्जिट अपॉर्चुनिटी क्या होता है, पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या है, ओपनिंग इशू क्या है, मिनिमम ऑफर टू पब्लिक, एलोकेशन इन नेट ऑफर, ये सारी चीजें अगर आप ऐसा माइंड मैपिंग करते हो, सो एग्जामिनेशन के अंदर एक पर्टिकुलर चैप्टर को अगर कोई स्टूडेंट एक बार देखता है या देखता ही नहीं है, तो आप उस चैप्टर को 4 से 5 बार देख के जा सकते हो, अगर आप ऐसा स्ट्रेटेजी माइंड मैपिंग का फॉलो करते हो तो। If you want this PDF, so let me know. We'll share with the link to you all. ये आपको फंडिंग का एनालिसिस क्लियर हो गया होगा कि ये होता क्या है, लाइक हमने जो एनालिसिस किया अभी कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना है आंसर का, हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द पेपर, व्हाट वाज द सीक्वेंस इन जून, दिसंबर में क्या अप्रोच रखना है, स्ट्रेटेजी क्या है, आंसर कैसे लिखना है, प्रैक्टिकल का फॉर्मेट क्या होगा, सो दैट वी हैव डन प्रेजेंटेशंस, प्रैक्टिकल्स और का स्ट्रेटेजीज, ABC एनालिसिस जून का। सो ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर है। If you have any doubt or if you want to know something more, so you can let me know in the comment section. Will reply as soon as possible. And this PDF I will share with you. एनालिसिस का PDF एंड आपका आंसर का PDF, ये दो PDF मैं इस ड्राइव लिंक के अंदर ही शेयर करवा दूंगा, दैट आपको डिफिकल्टी ना हो। ओके, so all the best to all the CS professional aspirant for December 24 एग्जामिनेशन। आप लोग एम करो फॉर ऑल इंडिया रैंक एंड ऑल्सो ट्राई के आपका जो फंडिंग का पार्ट है इट्स वेरी स्कोरिंग। आपने देखा पेपर के कितना स्कोरिंग आया है, लाइक 60 मार्क्स का पेपर है जिसमें से 2-3 चैप्टर मिला के ही 45 मार्क्स हो रहे हैं। अगर आप 2-3 चैप्टर मिलाओगे तो 45 मार्क्स तो ऐसे ही आपके बन रहे। ट्राई एंड सिक्योर द मार्क्स, 80+ आपका आना चाहिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बिकॉज इट्स वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड डेफिनेटली यू कैन स्कोर अ रैंक फॉर दिस सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच। एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट for the coming examination. Thank you so much and stay tuned for more updates.